दोस्तों, गोल्डन टेम्पल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पावन जगहों में से एक है। ये भारत की उन कुछ शानदार स्थलों की लिस्ट में शुमार है जिनका नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल को गोल्डन टेम्पल इसकी छत और दीवारों में चढ़ाई गई सोने की परतों के कारण कहा जाता है, जिसकी अद्भुत चमक के कारण ये पवित्र गुरुद्वारा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, सिख धर्म की शुरुआत समाज में आपसी एकता और समाज के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए 15वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों का राज चलता था और जनता शोषण का शिकार हो रही थी। उन्हें शोषण से बचाने के लिए कई संत और समाज सुधारक आए, जिन्होंने लोगों में नई चेतना, समझ और सामाजिक सौहार्द की भावना जगाने का प्रयास किया। ऐसे ही संत हुए गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इनके बाद सिख धर्म में इनकी शिक्षाओं को वक्त के साथ 10 गुरुओं ने आगे बढ़ाया। इस दौर में उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, संगठन बनाए, युद्ध लड़े और कुछ धार्मिक स्थलों की स्थापनाएं की, जिनमें से एक है अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर। और फैक्टिव वर्ल्ड के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे स्वर्ण मंदिर के बनने की पूरी कहानी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप भी गोल्डन टेम्पल गए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि स्वर्ण मंदिर एक ऐसा स्थल है जिसने एक धर्म के शायद पूरे इतिहास को अपने परिसरों की दीवारों में समेट रखा है। सिख धर्म की स्थापना से लेकर आज सिख धर्म जैसा है, इसका गवाह स्वर्ण मंदिर है। देश और दुनिया में, पंजाब में, वहाँ के लोगों में और उनकी संस्कृतियों में हुए बदलावों का साक्षी स्वर्ण मंदिर रहा है। लेकिन आपको इस पवित्र धार्मिक स्थल की स्थापना के बारे में शायद ही पता हो, इसे कब और किन्होंने बनवाया और इस स्थल से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1570 में सिख धर्म के तीसरे धर्मगुरु अमरदास जी ने स्वर्ण मंदिर परिसर की जगह एक गुरुद्वारा बनाने के लिए चुनी थी और उन्होंने अपने शिष्य गुरु रामदास से कहा था कि गुरुद्वारे के चारों तरफ एक भव्य सरोवर यानी तालाब बनाया जाए। गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी ने 1574 में सिख धर्म की बागडोर संभाली और 1577 तक सरोवर का काम भी लगभग पूर्ण करवा लिया। उन्होंने गुरुद्वारा परिसर के आसपास एक छोटे से नगर की स्थापना भी की, जहां देश भर के कलाकारों, पढ़े लिखे लोगों और व्यापारियों को बसने का आग्रह किया। ये छोटा शहर तब रामदासपुर के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में अमृतसर हो गया। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के परिसर की यह जगह गुरु रामदास जी को कैसे मिली, इसके बारे में 2 मत प्रसिद्ध है। पहला ये कि ये जमीन उन्हें अकबर के द्वारा दान में दी गई थी और दूसरा मत ये है कि इसे उन्होंने 700 रुपए में वहीं के किसी जमींदार से खरीदा था। और इसके पीछे इतिहास के जानकारों के अपने अपने मत है। कुछ पहली बात को सही मानते हैं तो कुछ दूसरी। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा रीजन ज्यादा सही लग रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सन 1581 में 5वें गुरु अर्जन देव जी ने गुरुद्वारे के निर्माण का शिलान्यास किया। इस वक्त आसपास बनाए गए तालाब को खाली ही रखा जाता था और फिर 8 साल बाद यानी सन 1589 को स्वर्ण मंदिर बनके तैयार हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने मंदिर का निर्माण बाकी शहर से थोड़े नीचे लेवल पर करवाया, ताकि जब भी कोई गुरुद्वारे आए तो वो विनम्र होकर अपना ईगो छोड़कर आए। गुरुद्वारे के चारों तरफ गेट बनवाए गए, जिसके पीछे उनका मानना था कि ये जगह सभी धर्म और तबकों के लिए हमेशा खुली है और रहेगी। लेकिन उन्होंने तालाब के ऊपर से गुरुद्वारे पहुंचने का सिर्फ एक ही पुल बनवाया, जिसके पीछे उनका मानना था कि गुरु से मिलने के राह सबके लिए एक है और सबको एक होकर ही आना है। तो कुछ इस तरह दोस्तों, उन्होंने लोगों को सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। दोस्तों, उस वक्त जब ये गुरुद्वारा बनाया गया तब ये केवल ईंटों से बनाया गया था। फिर 16 अगस्त 1604 को गुरुद्वारा परिसर का तालाब भर दिया गया और उसी दिन गुरु अर्जन देव जी ने गुरुद्वारा के अंदर आदि ग्रंथ की स्थापना की और अपने सहायक बाबा बुद्धा को उन्होंने वहां का पहला ग्रंथी बनाया। दोस्तों, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, ऐसे ही गुरुद्वारों में ग्रंथी जी होते हैं। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की अभी तक की इस कहानी में सब कुछ सही चलता दिख रहा है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस वक्त देश में मुगल सल्तनत थी, जो गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर खुश नहीं थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव से इस्लाम कबूल करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया और जब वो नहीं माने तो 1606 में जहांगीर ने पहले उन्हें टॉर्चर किया और फिर उनकी हत्या करवा दी। गुरु अर्जन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद सिख धर्म के अगले धर्मगुरु बने। उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और अपने धर्म की रक्षा के लिए शिवालिक पहाड़ों
जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, वहां चले गए और उस वक्त स्वर्ण मंदिर को मुगलों ने हथिया लिया और इसे अपनी अय्याशी का ठिकाना बना दिया। जब गुरु हरगोविंद जी लीन हो गए तो कई वर्षों तक कोई अच्छा उत्तराधिकारी ना होने के कारण स्वर्ण मंदिर किसी सामान्य इमारत की तरह रहा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में अगले सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की बागडोर संभाली। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म को सैन्य तौर पर सुरक्षित करने वाली एक फौज थी। तब पहली बार सिखों ने युद्ध के लिए हथियार उठाए। आने वाले वर्षों में कई बार एंग्लो सिख वॉर्स हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी सेना के पराक्रम के आगे मुगलों और अंग्रेजों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। 1709 से लेकर 1746 तक मुगलों से युद्ध हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वर्ण मंदिर के रिस्टोरेशन और रिनोवेशन का काम शुरू करवाया। इस समय तक सिख धर्म काफी प्रसिद्ध और धन संपन्न हो चुका था और स्वर्ण मंदिर उसका केंद्र बन चुका था, जिसकी वजह से 1757 और 1762 में अफगानी सुल्तान अहमद शाह अब्दाली ने भी पंजाब पर अटैक किया। उसका मकसद था स्वर्ण मंदिर को लूट कर ध्वस्त कर देना। उसने गुरुद्वारों को निस्तो नाबूद करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया, तालाब में जानवरों की लाशें डाल दी और चला गया। लेकिन सिखों ने फिर एक होकर परिसर को पहले जैसा बना दिया और इसमें सबसे बड़े पद प्रदर्शक बने महाराजा रणजीत सिंह जी। उन्होंने भी खालसा पंथ को आगे बढ़ाया, युद्ध लड़े और सारे दुश्मनों को पंजाब की सीमा के बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ दीवारों को और बुलंद करवाया और सुरक्षा की कड़ी योजनाएं बनाई। उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर परिसर के तल को 1809 में मार्बल से और फिर 1830 में गुरुद्वारे को सोने की परतों से कोट करवाया। इस पवित्र कार्य को देखकर हैदराबाद के 7वें निजाम मीर ओस्मान खान ने स्वर्ण मंदिर को ईयरली ग्रांट के तौर पर पैसे देने शुरू किए और ये सिलसिला उनकी मृत्यु तक चलता रहा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आजादी से ठीक पहले और बाद में स्वर्ण मंदिर के आसपास क्या कुछ घटित हुआ, जिससे आप भी समझ पाएंगे कि सचमुच ये धार्मिक स्थल हमारे देश के कितने मार्मिक इतिहास को समेटे हुए हैं। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 का दिन शायद पूरे देश के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। इस रोज सारे पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। सुबह स्वर्ण मंदिर में पूजा के बाद लोग पास के ही जलियांवाला बाग में त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन अंग्रेज जनरल डायर को ये त्योहार की सभा हुकूमत के विद्रोह की सभा लगी और उसने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी। हजारों बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और आदमी मारे गए। जिनके बचने की उम्मीद थी उनको इलाज के लिए पास के ही स्वर्ण मंदिर लाया गया। दोस्तों, आजादी के कई सालों बाद जब 1983 में पूरा भारत विश्व कप में भारत की जीत सेलिब्रेट कर रहा था, तब दिल्ली और पंजाब के गलियारे में आतंकवाद की गहमागहमी चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात का पूरा यकीन था कि जरनैल सिंह भिंडरावाले नाम का एक कुख्यात आतंकवादी स्वर्ण मंदिर को अपने नापाक मंसूबों के लिए एक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुस गई और अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। अंदर बैठे आतंकवादी आम लोगों को बचने के लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से आतंकवादियों के साथ साथ सैकड़ों आम लोग और सैनिक भी मारे गए। लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या और दंगों की कहानी तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, ये मसला सालों बाद थोड़ा नरम हुआ और अब सालों बाद गोल्डन टेम्पल अपने असली मकसद को पूरा कर रहा है, जिसके लिए इसकी शताब्दियों पहले स्थापना की गई थी, और वो था समाज में एकता और सेवा की भावना को बढ़ावा देना। दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि हर रोज यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, लंगर चखते हैं और सेवा करते हैं। और तो और भारतीय सरकार भी इस स्थल को पूरा सम्मान देती है। आप देख ही सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर साल कम से कम एक बार तो यहाँ आकर माथा टेकते ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आपसे जल्दी ही नई वीडियो में मुलाकात होगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।